हेलो दोस्तों, क्लास 10th में साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। इसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब आनुवंशिकता से पहला ही शब्द आया आनुवंशिकता की। आनुवंशिकता क्या है? वे लक्षण जो एक पीढ़ी से अर्थात माता पिता से दूसरी पीढ़ी यानी संतानों में वंशागत होते हैं। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं आनुवंशिक लक्षण, हेरिडिटरी कैरेक्टर या वंशागत लक्षण, या इसी को बोलते हैं आनुवंशिक विशेषक, जेनेटिक ट्रेट्स कहते हैं। तो इसमें कई तरीके से हेडिंग पूछ सकता है कि वंशागत लक्षण किसे कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, आनुवंशिक विशेषक किसे कहते हैं। तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण या आनुवंशिक विशेषक, डेट मीन्स जेनेटिक ट्रेट्स कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। क्लियर? तो वे लक्षण इसमें कई तरह से अब आ जाएगा। वंशागति किसे कहते हैं तो ये सब लिख सकते हैं। आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं तब ये हेडिंग हो जाएगी। तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण या जेनेटिक ट्रेट्स, डेट मीन्स आनुवंशिक विशेषक कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है या उसे वंशागति कहते हैं। अब अगली हेडिंग आनुवंशिकता क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवंशिक समानताओं और असमानताओं एवं वंशागति का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता या आनुवंशिकी कहलाती है। कई बार ये हेडिंग आई है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवंशिक समानताओं और असमानताओं एवं वंशागति का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता या आनुवंशिकी कहलाती है। अब इस आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये विकल्प में क्वेश्चन आता है। तो आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया। किसने किया? बेटसन ने किया। जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की नींव रखी और आनुवंशिकता के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इसीलिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक्स कहते हैं। तो आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बेटसन ने किया। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की नींव रखी और आनुवंशिकता के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इसीलिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। क्लियर? तो अगर हेडिंग आएगी आनुवंशिकता किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवंशिक समानताओं और असमानताओं एवं वंशागति का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता या आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की नींव रखी और आनुवंशिकता के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इसीलिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। अब इस जेनेटिक्स में प्रयोग होने वाली कुछ शब्दावलियां हैं जिनका यूज़ मेंडल करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में। तो उन शब्दावलियों को हमें पहले याद रखना पड़ेगा। तो आनुवंशिकी की शब्दावलियां, डेट मीन्स टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, इसमें कौन कौन सी शब्दावलियां आएंगी? जैसे प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? इसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। तो क्या बोला गया? विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर। विपरीत लक्षणों वाले क्या हो गए? जैसे अगर एक प्रभावी गुण हो गया जैसे लंबेपन का और इसका उल्टा हो गया अप्रभावी कौन सा? बौनेपन का। तो विपरीत लक्षण होना चाहिए। जैसे एक लंबापन का गुण है तो उसका उल्टा क्या? बौनेपन का। गोल है तो उसका उल्टा झुर्रीदार, ऐसे होता है। तो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर, विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। वे प्रथम पीढ़ी क्या है? जब 2 विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा में क्रॉस कराया जाता है तो वो जो पीढ़ी है माता पिता वाली उसको कहते हैं
क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी या पैतृक पीढ़ी कहते हैं। अब जो उनसे संतान बनेंगी उनको कहते हैं F1 पीढ़ी या फिर प्रथम पीढ़ी या फिर फर्स्ट जनरेशन कहेंगे। तो विपरीत, अभी ये हम एग्जाम्पल में भी समझेंगे आगे, विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं और इन्हें अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मटर के पौधे में लंबापन जो है वो प्रभावी लक्षण है। अब इसी का उल्टा हो जाएगा कौन सा, अप्रभावी लक्षण। तो इसको हम अपने आप बता सकते हैं, विपरीत लक्षणों वाले पौधे के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण छिपे रह जाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। जैसे मटर के पौधे में बौनेपन का जो गुण है वो कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। अब समयुग्मकी क्या है या समयुग्मक किसे कहते हैं या होमोजाइगस क्या है। जब किसी लक्षण के दोनों जीन समान होते हैं तो इसे समयुग्मकी कहते हैं। जैसे दोनों जीन का मतलब जैसे लंबापन लिया गया तो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसके दोनों जीन संरचना में क्या है, समान है, ये शुद्ध लंबा है, ये कैसा हो गया, समयुग्मकी। दूसरा जैसे शुद्ध बौना, बौने को स्मॉल टी और स्मॉल टी, जो शुद्ध प्रभावी होता है, प्रभावी को बोलते हैं कैपिटल लेटर से और भी बताया गया था अप्रभावी को स्मॉल लेटर से। लेकिन ये अपनी कैटेगरी में नस्ल में शुद्ध है, भले ये बौना है लेकिन शुद्ध बौना है, ये लंबा है लेकिन शुद्ध लंबा है। तो वही बोला गया जब किसी लक्षण के दोनों जीन समान होते हैं तो इन्हें समयुग्मकी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो जाएंगे, समयुग्मक हो जाएंगे। अगला विषम युग्मकी क्या है या हेट्रोजाइगस क्या है या विषम युग्मक क्या है। तो उसी का अपोजिट हम डिफिनेशन सुना सकते हैं कि जब किसी लक्षण के दोनों जीन असमान होते हैं तो इन्हें विषम युग्मकी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, देखिए एक ये शुद्ध लंबे वाले का और ये बौने वाले का है, तो लंबा और बौना ये बन जाएगा संकर। तो ये ना तो शुद्ध लंबा है ना ही शुद्ध बौना है, इसीलिए क्या है, विषम युग्मकी है या विषम युग्मक है। क्लियर। अब आ जाएगा संकर क्या है या हाइब्रिड क्या है। ठीक, तो जब तुलनात्मक लक्षणों वाले, तुलनात्मक क्या, क्योंकि एक प्रभावी दूसरा उसका अप्रभावी, तो जब तुलनात्मक लक्षणों वाले, तुलनात्मक मीन्स अपोजिट, विपर्यायी या फिर विरोधी, उल्टा, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर व मादा के बीच संकरण या उसी को क्रॉस कहते हैं। तो जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर व मादा के बीच संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हें संकर या हाइब्रिड कहते हैं। तो जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर व मादा के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हें संकर कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो जिस विधि से संकर उत्पन्न हो वो संकरण है और संकरण के द्वारा उत्पन्न जो संतानें होंगी वो क्या कहलाएंगी, संकर कहलाएंगी। जैसे लंबे व बौने पौधे के बीच तथा लाल व सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के बीच संकरण से उत्पन्न संतानें कैसी होंगी, संकर होंगी। ठीक है, अभी इसको हम डायग्राम में भी जब समझेंगे तो इसमें केवल डिफिनेशन आती है, इसलिए हमको ये डायग्राम नहीं बनाना है। जब लंबे और बौनेपन का कराओगे तो एक एक लक्षण आएगा, लंबा और बौना दोनों रहेगा, अर्थात संकर वो बनेगा और संकर जो होगा वो हाइब्रिड कहलाएगा। प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण कहलाएगी। तो एक लिख सकते हैं कोई भी, लंबे व बौने पौधे के बीच होने वाला क्रॉस क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है और जो संतानें उत्पन्न होंगी वो संकर कहलाएंगी। क्लियर। अब अगली हेडिंग है एलील या एलीलोमार्फ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एलील या एलीलोमार्फ। एक ही गुण के विपरीत तुलनात्मक लक्षण, इससे लंबाई का गुण लिया गया तो लंबाई में एक लंबापन, उसका अपोजिट हो जाएगा क्या, बौनापन। तो एक ही गुण के विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के जोड़े को एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। तो एक ही गुण के विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के जोड़े को एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। जैसे लंबापन व बौनापन एक दूसरे के एलील हैं, विपरीत भी हैं, एक ही गुण के, सब ये गुण एक है लंबाई का, तो लंबाई में लंबापन, उसका उल्टा बौनापन। तो लंबापन व बौनापन एक दूसरे के एलील हैं। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक संकर संकरण या एक गुण संकरण, इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो जब एक जोड़ा तुलनात्मक या विपरीत उसी को बोलते हैं, तो जब एक जोड़ा तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं
तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। एक जोड़ा विपरीत लक्षण, अर्थात जैसे लंबाई का गुण लिया तो उसका प्रभावी हो जाएगा लंबापन, अप्रभावी हो जाएगा बौनापन, तो ये कहलाएगा कैसा, संकर संकरण, एक संकर संकरण कहलाता है। तो जब एक जोड़ा तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे के बीच होने वाला क्रॉस क्या कहलाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। तो वही लिख दिया गया, शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे के बीच होने वाला क्रॉस। अब दूसरा क्या है, द्विसंकर संकरण क्या है, तो जब दो विपरीत लक्षणों को ध्यान रखते हुए क्रॉस कराते हैं तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब इसमें कितने जोड़ा विपरीत लक्षण लेने होंगे, दो जोड़ा विपरीत लक्षण लेने होंगे। जैसे देखो इसमें दिया गया, गोल और पीले पौधों का, पुष्प वाले पौधों का, गोल और पीले पुष्प वाले पौधों का हरे और झुर्रीदार पुष्प वाले पौधों से क्रॉस। तो गोल इसका उल्टा हो जाएगा झुर्रीदार, पीला इसका हो जाएगा क्या, हरा। तो कितने जोड़ा लक्षण, एक जोड़ा और ये दो जोड़ा। तो जब दो जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान रख के क्रॉस कराते हैं तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अगला है पूर्वज या प्रतीप संकरण, इसी को बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। बहुत ही आसान है। प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का किसी भी जनक यानी पैतृक पीढ़ी में क्या होगा, प्रभावी और अप्रभावी। तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का किसी भी जनक से क्रॉस कराना पूर्वज या प्रतीप या बैक क्रॉस कहलाता है। और इसको किया क्यों जाता है, तो किसी भी लक्षण को शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए बैक क्रॉस कराया जाता है। अब हम इसको डायग्राम से समझेंगे। तो बोला गया था कि जनक पीढ़ी से प्राप्त जो संतान होती है, तो संतान का किसी भी जनक से, चाहे प्रभावी से या फिर अप्रभावी से जब क्रॉस कराते हैं तो इसे ही बैक या क्या बोलते हैं, पूर्वज या प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। कैसे देखते हैं दोस्तों, अब ये हो गया प्रभावी जनक, ये हो गया अप्रभावी जनक। प्रभावी में कैपिटल टी, अप्रभावी में स्मॉल टी, इसको बोलते हैं पैतृक पीढ़ी या पेरेंटल जनरेशन, शॉर्टकट में से P1 से प्रदर्शित करते हैं। आधे लक्षण इस प्रभावी के, आधे अप्रभावी के, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हो गया कौन सी पीढ़ी, ये होगी F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी संतान की। ठीक, तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का किसी भी जनक से, चाहे प्रभावी से चाहे अप्रभावी से क्रॉस कराओ तो यही कहलाएगा बैक क्रॉस। तो मैंने प्रभावी से करा दिया कैपिटल टी, थोड़ा ब्रेक करेंगे तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इसको कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब क्रॉस कैसे कराया जाता है दोस्तों, तो इस कैपिटल टी का क्रॉस होगा इस कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी। अब इसी कैपिटल टी का क्रॉस होगा इस कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब इस स्मॉल टी का क्रॉस होगा कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इस स्मॉल टी का क्रॉस होगा कैपिटल टी से, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसको कैसे करते हैं, पहले वाले को इस दोनों से करा देते हैं, फिर इस वाले को दोनों से करा देते हैं। तो इसमें क्या नतीजा निकला, आपसे पूछ सकता है बैक क्रॉस में प्रभावी से कराने पर अनुपात कितना आता है। तो 50% शुद्ध लंबे बनते हैं, 50% संकर लंबे बनते हैं। तो ये कैसा हो गया, संकर लंबे हो जाएगा। ठीक, ये F1 पीढ़ी थी, ये कौन सी हो जाएगी, F2 पीढ़ी हो जाएगी। तो ये हुआ प्रभावी जनक से कराने पर। अगर पूछ ले कि बैक क्रॉस में अप्रभावी जनक से क्रॉस कराइए तो कुछ भी नहीं है, ये जनक हो गए, ये संतान बन गई F1। अब इस संतान का प्रभावी जनक से नहीं बल्कि अप्रभावी जनक से कराना, अर्थात स्मॉल टी और स्मॉल टी से कराना है। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी का क्रॉस होगा किससे, स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस कैपिटल टी का क्रॉस होगा स्मॉल टी से, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस स्मॉल टी का स्मॉल टी से तो डबल स्मॉल टी, स्मॉल टी का डबल स्मॉल टी से, तो ये हो जाएगा डबल स्मॉल टी। तो क्या नतीजा निकला कि 50% जो है पौधे जो हैं वो क्या हैं, शुद्ध बौने हैं और 50% संकर लंबे हैं। अनुपात हो जाएगा दोस्तों कितना, 1:1। ये हो गई P1 पीढ़ी, कौन सी हो गई, ये P1 हो गई। और ये क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, F2 पीढ़ी हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें। अब परीक्षार्थ या फिर परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, इसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस।
तो जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का अप्रभावी जनक से, देखो उसमें जो बैक क्रॉस में था, तो जो प्रथम पीढ़ी में संतान प्राप्त हुई थी, चाहे उसमें प्रभावी से करा दो चाहे अप्रभावी से करा दो, वो कहलाता था बैक क्रॉस। लेकिन टेस्ट क्रॉस में जो संतान प्राप्त होगी उसका सिर्फ और सिर्फ अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाएगा, तो इसे बोलते हैं परीक्षण संकरण या फिर टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो क्या बोला गया, ये प्रभावी जनक और ये अप्रभावी जनक। ये F1 पीढ़ी में संतान उत्पन्न हुई, इसका किससे कराओ, अप्रभावी से करा दिया जाएगा। तो ये कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी क्रॉस होके दोस्तों क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जी 50% संकर लंबे हैं और 50% शुद्ध पौने। F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, उसके ऊपर P1 पीढ़ी। तो अनुपात कितना आया, 1:1। तो ये हो गई टर्मिनोलॉजी आनुवंशिकी की। अब हम यह शब्दावलियाँ जो उपयोग होंगी आनुवंशिकी में, अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे किस पर, जैसे प्रभाविता का नियम दिया प्रयोग करके, और पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अव्यवह्वन का नियम, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।